हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का हम लोगों ने 8th पार्ट देखा था। आज हम लोग यहाँ पर जो है 9th पार्ट देखेंगे। कहने का मतलब ये है, आज हम लोग यहाँ पर 9th क्लास देखेंगे। क्लियर है? सो देखिएगा, इसके पहले फर्स्ट टू 8th क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर सारी क्लासेस यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर है? चलेगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो अकाउंट्स और लोन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। किससे रिलेटेड? अकाउंट्स और लोन्स से रिलेटेड। ठीक है। सो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो हम लोग एक आध टैक्स वैक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, हम लोग पहले प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ चुके हैं, अब रिग्रेसिव टैक्स देखिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इम्पोजेस अ ग्रेटर बर्डन रिलेटिव टू रिसोर्सेज ऑन द पुअर दैट ऑन द रिच। निम्न में से कौन अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ डालता है? तो वो कौन सा कर कहलाएगा? सो वो कहलाएगा यहाँ पर प्रतिगामी कर, जिसे हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्लियर? प्रोग्रेसिव टैक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये था रिग्रेसिव टैक्स। क्या कि निम्न में से कौन अमीरों की तुलना में गरीबों पर मीन संसाधनों के सापेक्ष अधिक बोझ डालता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव टैक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ए रिग्रेसिव टैक्स is the one in which tax rate decreases as the amount subject to taxation increases. Clear ना? And the tax rate progresses from high to low. So इस चीज़ को आप यहाँ पर एक बार थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा ये चीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगली चीज़ है यहाँ पर कि what do we call a situation when the government meets the gap of the public expenditure and public revenue बाय द प्रिंटिंग न्यू करेंसी। अब हिंदी में ये कह रहा है कि उस स्थिति को हम क्या कहते हैं जब सरकार नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा करती है। सो उसे कहते हैं भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका एसएससी में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? एसएससी में। सो आने वाले एग्जाम्स में भी बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि भाई उस स्थिति को हम क्या कहते हैं जब सरकार नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा करती है। तो उससे हम कहते हैं घाटा वित्त पोषण या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम सभी को यहाँ पर याद है क्या? 1935। क्लियर? लेकिन मंथ याद नहीं है, तो एग्जाम में मंथ भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 1935। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 14 मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री वर नेशनलाइज्ड इन। देश के 14 प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था, यहाँ पर भी हमको देखो ईयर याद रहता है, 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। बट किस महीने में हुए थे? सो जुलाई में हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। सो जुलाई 1969 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली शोज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ ए बैंक एंड डिनोट्स ए बैंक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निम्न में से कौन स्पष्ट रूप से बैंक की मुख्य ताकत को दर्शाता है और सुरक्षा के बैंक मार्जिन को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से हम किसको कहते हैं कि कौन स्पष्ट रूप से बैंक की मुख्य ताकत को दर्शाता है और सुरक्षा के बैंक मार्जिन को दर्शाता है? तो वो कहलाएगा भैया नेटवर्थ। क्लियर? नेटवर्थ ही एक ऐसा टर्म है, नेटवर्क ही एक ऐसी थिंग है जिससे कि यहाँ पर बैंकों की जो पावर है उसको हम समझ सकते हैं, और उसी प्रकार से बैंकों की जो सुरक्षा, जो बैंक मार्जिन है, वो उसको भी हम यहाँ पर शो करके समझ सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्थ कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट नेम ऑफ हाईएस्ट ऑथोरिटी इन इंडिया फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष करों के लिए भारत में सर्वोच्च प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम निम्न में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? CBEC। अब ये CBEC का फुल फॉर्म क्या होता है ना? तो CBEC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कोई बताएगा? चलिए, सो यहाँ पर आपका जो है CBC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। याद रखिएगा क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। क्लियर? सो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, ये क्या है? ये एक हाईएस्ट ऑथोरिटी है। किस चीज़ के लिए? भारत की एक हाईएस्ट ऑथोरिटी है। किस चीज़ के लिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, अप्रत्यक्ष कर के लिए। सो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी एग्जाम में, कि हाईएस्ट ऑथोरिटी भारत की कौन सी है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? CBEC, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम टू गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय से क्या घटाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है। क्लियर, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, पर्सनल डिस्पोजल इनकम मीन्स पीडीआई इज ऑब्टेन्ड व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम। क्लियर, पीडीआई क्या है कि जब आप पर्सनल इनकम को डायरेक्ट टैक्स से अगर आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पीडीआई मिलेगा। क्लियर, और यहाँ पर पीडीआई को हम ऐसे भी कह सकते हैं कंजप्शन प्लस सेविंग। ये भी आपका क्या कहलाएगा, पीडीआई कहलाएगा, मींस पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहलाएगा। सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछता है कि आप भाई पीडीआई में पर्सनल इनकम को किससे घटाते हैं, तो आप किससे घटाएंगे, डायरेक्ट टैक्स से घटाएंगे, प्रत्यक्ष कर से घटाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सो पहला है फिशिंग, पिसीकल्चर, एपीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जो फिशिंग है, पिसीकल्चर है और जो एपीकल्चर है ना, जो मत्स्य पालन है, मछली पालन है और जो मधुमक्खी पालन है, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। सो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, ये तीनों आपके प्राइमरी सेक्टर्स में ही आते हैं। क्लियर, सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सो बिल्कुल यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को जो है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक्स फॉर परचेज ऑफ वाइट गुड्स। अब ये वाइट गुड्स क्या होता है, पहले तो ये जान लो। देखो, वाइट गुड्स मतलब जो हम डोमेस्टिक, जो हम घरेलू चीज़ों के लिए खरीदते हैं ना, घरेलू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, घरेलू प्रोडक्ट्स या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये आपके क्या कहलाते हैं, वाइट गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, है ना, फ्रीज हो गया, फ्रीज़र हो गया। सो ये सब आपके यहाँ पर क्या है, एसी हो गया। तो ये आपके डोमेस्टिक चीज़ें हैं, ये आपके घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, यही क्या कहलाते हैं, वाइट गुड्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घरेलू प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है, वाइट गुड्स कहा जाता है। सो बिल्कुल, सफ़ेद वस्तुओं की खरीद के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। सो वो कहलाता है भैया पर्सनल लोन, है ना। आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है लोन ले रहे हैं, आप अपने घर के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके लिए क्या है, ये पर्सनल लोन है। सो बिल्कुल, what type of loan is granted by bank for purchase of white goods? So the answer is personal loans. अगला क्वेश्चन है, which of the following loans are granted for meeting social financial commitments like marriage etc. है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण सामाजिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल शादी वगैरह के लिए। तो शादी वगैरह के लिए जो यहाँ पर जो लोन दिया जाता है उसे कहते हैं भाई कंजप्शन लोन्स। क्या कहते हैं, कंजप्शन लोन। सो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं लोन से रिलेटेड, इसलिए याद रखिएगा। क्लियर, फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं। वाइट गुड्स के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए जो लोन दिया जाता है वो है पर्सनल लोन। शादी वगैरह के लिए, मैरिज वगैरह के लिए जो लोन दिया जाता है वो है कंजप्शन लोन्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर। तो ये तो आपका रेलवे में भी वाला क्वेश्चन आया, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। निम्न में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास प्रदान करता है। तो देखिए, क्रेडिट इतिहास, जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कौन प्रदान करेगा, वो सिबिल प्रदान करेगा। अब ये सिबिल क्या है, देखो, द सिबिल क्या होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज ओन्ड बाय बैंक्स एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को स्वामित्व भारत में बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थाओं के पास है। ठीक है, यह एक सूचना का भंडार है जिसमें वाणिज्यिक और उपभोक्ता उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास शामिल है। क्लियर। सो सिबिल का लक्ष्य अपने सदस्यों को सिबिल क्रेडिट रिपोर्ट के रूप में यह जानकारी प्रदान करना है। क्लियर। सो सिबिल एम्स टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू इट्स मेंबर इन द फॉर्म ऑफ सिबिल क्रेडिट रिपोर्ट। सो बिल्कुल एग्जाम में यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बोरोवर्स का क्रेडिट हिस्ट्री कौन प्रोवाइड करता है, तो सिबिल प्रोवाइड करती है, जो कि क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, लोन्स या एडवांस टू फार्मर्स इज नोन एज। अब किसानों को दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टरी लोन कहलाता है। क्या कहलाता है, PSL कहते हैं वैसे इसे। क्या कहलाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लोन। क्लियर। सो बिल्कुल याद रखिएगा, फार्मर्स को दिया जाने वाला लोन क्या कहलाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लोन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं,
FRBM का यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछा है। अब ये FRBM का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्या होता है भैया FRBM का फुल फॉर्म? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्लियर है? इतनी चीज़ें याद रहेगी, चलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट्स इन विच अमाउंट कैन बी सेव्ड ऑन मंथली बेसिस। निम्नलिखित में से कौन खाता एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जिसमें राशि मासिक आधार पर बचाया जा सकता है? सो ये कहलाता है आपका आरडी अकाउंट्स, है ना। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आरडी अकाउंट्स भी होता है। सो ये चीज़ आपको बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट इन विच अमाउंट कैन बी सेव्ड ऑन मंथली बेसिस। सो वो आपका यहाँ पर कहलाएगा आरडी अकाउंट। क्लियर है? सो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस, है ना, 9th पार्ट के इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। भैया अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा, और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।